Good morning, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear is clear? Clear. So audio video is clear for all. So the last class we were discussing about last class में हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज के बारे में. We were talking about properties. Properties में भी concrete complete हो गया था हमारा. Concrete was completed. We were talking about steel. Steel में भी आपको सारी जानकारी दे दी थी. Almost all the information was being given to you. HYSD मेरा लास्ट टॉपिक था. CTD था, कूल ट्विस्टेड बार. HYSD हो गया था, एडवांटेज हो गए थे. एडवांटेज नहीं, ड्रॉबैक बताए होंगे मैंने आपको. ड्रॉबैक माइट बी गिवन टू यू. डिसएडवांटेज ये थे आपको. डिसएडवांटेज ये थे, बस एक तरह का स्टील बचा हुआ था, उसकी रेफरेंस निकाल ली. तो उसको कंप्लीट करके विल एंटर इनटू द डिजाइन. तो उसके बाद डिजाइनिंग में एंटर कर जाएंगे. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. Printed notes are available for you, both for Plus and Iconic subscribers. You can avail them. Notes will be dispatched within 45 to 50 days of your purchase date. Then digital notes भी available है आपके ऐप के ऊपर. आप चेक कर सकते हैं इसे. दोनों ट्राइज 1 ट्राइज 2 है. जो भी PYQs से गेट के आपके ऐप के ऊपर, उनका वीडियो सॉल्यूशन भी अपलोड हो गया. तो अगर किसी प्रॉब्लम में आपको डाउट है तो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं आप. Then if you want to avail the features of Iconic over Plus, you can go for that over a minimal cost. देन टेस्ट सीरीज भी आ गई है आपके प्रैक्टिस के लिए. सर्वेइंग की टेस्ट सीरीज है, तो सॉम की है और जियोटेक की है और स्ट्रक्चर्स की भी है. देन इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई आवर डाउट क्लास रखी हुई है आपकी मंडे से लेकर सैटरडे के बीच में, डेली इन बिटवीन 8:15 to 9:15 PM. यू कैन अटेंड दिस क्लास टू क्लैरिफाई योर डाउट्स. एंड आपके अनअकैडमी लाइट के ऊपर सर्वेइंग का टेस्ट भी अवेलेबल है. तो सफिशिएंट सोर्सेज आर देयर फॉर योर प्रैक्टिस. आपके हर लेक्चर के बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी अपलोडेड है. आफ्टर एवरी लेक्चर प्रैक्टिस प्रॉब्लम इज आल्सो बीइंग अपलोडेड. तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स में. मेरे ख्याल से क्या लिखा था कल, नोट चल रहा था हमारा. HYSD कैसे नोट पे लिखा था, डायरेक्टली लिख दिया था, डायरेक्ट मेंशन कर दिया था. HYSD बार हैश लगा के. नेक्स्ट इज TMT बार. क्योंकि ये नई टर्म्स है, सिंस दीज आर न्यू टर्म्स, इसलिए इसको सेपरेटली मैं डिस्कस कर रहा हूँ. तो HYSD बार का मतलब क्या होता है, उस बार को हमने बनाया कैसे या उस बार के अंदर प्रॉपर्टी कैसे इंड्यूस करी, वो हमने देख लिया था. इन टुडेस क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट TMT बार्स. TMT बार का मतलब है thermomechanical treated bars. Thermomechanical treated bars. तो वो HYSD बार था, अब क्या है, TMT बार है. तो TMT बार का मतलब क्या है, या एब्रीविएशन यानी इसका पूरा नाम क्या है. इसका पूरा नाम है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार. इसका मतलब यहीं से इसकी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस निकल के आ गई. फ्रॉम हियर ओनली द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. HYSD में कुछ लिखा नहीं था, पॉसिबल ही नहीं है, कुछ लिखा नहीं था, कुछ नहीं लिखा था HYSD के अंदर. सब कुछ तो बता दिया था, वो कैसे ऑब्टेन हुआ था, हाउ इट वाज बीइंग ऑब्टेन. लास्ट पॉइंट मेरे ख्याल से डिसएडवांटेज भी लिखवाए थे मैंने. हाँ, डिसएडवांटेज उसकी बनाने की प्रोसेस बता दी थी, टोटल स्ट्रेन बता दिया था. चलो, नाउ हाउ दीज बार्स आर फॉर्म्ड. TMT बार कैसे बनते हैं, नाम में मेंशन है. TMT bars are being formed or made or manufactured by applying both thermal and mechanical process simultaneously. TMT बार को बनाने के लिए हम थर्मल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस एक साथ अप्लाई करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार. होते क्या है, ये HYSD बार ही होते हैं, पर HYSD बार के कुछ ड्रॉबैक ओवरकम हो जाते हैं यहाँ पे. जैसे TMT बार की रेजिस्टेंस अगेंस्ट करोजन, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर HYSD बार से ज्यादा होती है. TMT बार की रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर, रेजिस्टेंस अगेंस्ट करोजन HYSD बार से ज्यादा होती है. तो कल लास्ट पॉइंट ये था ड्रॉबैक HYSD बार का, कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर कम होती है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट करोजन कम होती है. इन दोनों प्रॉपर्टी को भी बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, उसके ऊपर थर्मल और मैकेनिकल ट्रीटमेंट दे दी, ताकि ये चीजें भी एलिमिनेट हो जाए. दीज पॉइंट्स आर आल्सो बीइंग एलिमिनेटेड. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमारे जो TMT बार होते हैं ये रिलेटिवली ज्यादा डक्टाइल होते हैं HYSD बार से. देयर डक्टिलिटी इज कंपैरेटिवली मोर. HYSD बार की डक्टिलिटी कम थी, क्यों, यील्ड प्लेटो क्या कर दिया था हमने, एलिमिनेट कर दिया था.
तो आपने स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग से यील्ड प्लेटो को एलिमिनेट कर दिया था, जिसकी वजह से डक्टिलिटी कम हो गई थी। यहाँ पर इसकी डक्टिलिटी कंपैरेटिवली HYSD बार से क्या होती है, ज्यादा होती है। बाकी सारे फीचर्स किसकी तरह है, बाकी सारे फीचर्स इसके किसकी तरह मिलेंगे आपको, HYSD बार की तरह मिलेंगे। अब फीचर्स HYSD बार की तरह ही है, पर जब इसकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाओगे वो माइल्ड स्टील की तरह मिलेगी। ऑब्वियसली बात है, इसकी डक्टिलिटी क्या है, इसकी डक्टिलिटी क्या है, ज्यादा है, तो उसकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसकी तरह निकल के आती है, माइल्ड स्टील बार की तरह निकल के आती है। इसका मतलब दोनों के प्रॉपर्टीज निकालता है, इसलिए प्रैक्टिकली आज के टाइम पे इसी को यूज किया जाता है, TMT बार्स को। इनफैक्ट ऐड भी देखते होगे, टीवी में ऐड आती है बार्स की, वो यही बार होता है, TMT बार। तो इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ HYSD आल्सो एंड माइल्ड स्टील आल्सो। अब इसको बनाते कैसे हैं उसकी ऑपरेशन बता देता हूँ, हाउ इट इज बीइंग फॉर्म्ड। TMT सरिया, हाँ TMT सरिया। So first point we can say these bars are made by applying, वहीं पे बांगो कौन है ये, these bars are made by applying thermal and mechanical process simultaneously. Thermal and mechanical process simultaneously. Next point says this combination process makes the steel relatively more resistant to fire and corrosion. Next point of reference, these bars are relatively more ductile than HYSD. Next, इनकी stress strain curve, its stress strain curve is same as that of mild steel. So its stress strain curve is same as that of mild steel. Next point of reference, these bars have all the features of HYSD bar. देखो जितनी भी चीजें बताई वो सारी मेंशन कर दी. Whatever points I have discussed regarding these bars, I have mentioned. अच्छा, एक डायग्राम निकाल लेना जिसमें इस बार का आपको क्रॉस सेक्शन मिले, क्योंकि मुझे उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझानी है, कुछ टेक्निकल टर्म्स आएंगे उसके अंदर. तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा डायग्राम जिसमें आपको TMT बार का क्रॉस सेक्शन मिले और उसमें अलग अलग लेयर मेंशन हो, इन विच डिफरेंट लेयर्स ऑफ TMT बार शुड बी मेंशन. वो ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, पूछ ले आपसे ये. तो यहाँ तक की जो डिस्कशन कर ली थी, अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट सेज these bars are manufactured in following sequence of operation. वो sequence बतानी है, that sequence is to be explained. So these bars are manufactured in following sequence of operation. अब क्या sequence है,
पहला क्वेंचिंग, तो बस नाम ध्यान रखने हैं आपको। नेक्स्ट सेल्फ टेम्परिंग, पहला क्वेंचिंग, दूसरा है सेल्फ टेम्परिंग, तीसरा है एटमॉस्फेरिक कूलिंग। सो थर्ड इज एटमॉस्फेरिक कूलिंग। चलो देखिए पूरी कहानी क्या है। सो इन बार्स को मैन्युफैक्चर करने की 3 स्टेज है, तीनों को एक्सप्लेन कर दूंगा मैं कि तीनों में फर्क क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री। आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखनी है, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। और सीक्वेंस के ऊपर सवाल बना के पूछेगा। डायग्राम अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बना के दे दूंगा डायग्राम। आई विल ड्रॉ द डायग्राम। बन गया ना मार्टिन साइड कोड, फेराइड पेलाइड कोड, ट्रांजिशन कोड। चलो ठीक है, बढ़िया, एक डायग्राम हो गया। एक लेयर मिसिंग है बट ठीक है, सफिशिएंट है। एक एक करके सारी चीजें उठाते हैं। वन लेयर इज मिसिंग बट ठीक है, यहाँ से समझ में आ जाएगी कहानी। देखिए पूरी कहानी क्या है, कैसे टीएमटी बार की मैन्युफैक्चरिंग होती है। सो वंस दी हॉट रोल्ड बार आर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द फिनिश्ड मिल, जो हमारी हॉट रोल्ड बार है, हॉट रोल्ड बार का मतलब जब आपने उसकी टेम्परेचर को क्या कर रखा है, इंक्रीज कर रखा है। तो एक बार जब हमारी हॉट रोल्ड बार को रिलीज किया जाता है, कहाँ से, फिनिश्ड मिल से, इसको एंटर कर देते हैं हम वाटर चैम्बर के अंदर, या इसको वाटर स्पेस सिस्टम भी बोला जाता है, ऑल्सो टर्म्ड एज वाटर स्पेस सिस्टम। तो आपने हॉट रोल्ड बार की मैन्युफैक्चरिंग करी, यू कैरिड आउट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हॉट रोल्ड बार। नाम लिखा हुआ है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। थर्मल वर्ड क्या सिग्निफाई करता है कि हीट ट्रीटमेंट दिया। तो हमारे बार कैसे बने, हाउ द बार्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, बाय हीटिंग अप टू अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो थर्मल ट्रीटमेंट हुआ। एक बार जब हमारे हॉट रोल्ड बार रिलीज होते हैं, कहाँ से, फिनिश्ड मिल से, उसको एंटर करा देते हैं हम किसके अंदर, वाटर स्प्रे सिस्टम के अंदर, या सिर्फ वाटर सिस्टम के अंदर। अब वाटर स्प्रे सिस्टम में क्या होता है, वाटर स्प्रे सिस्टम के अंदर हम वाटर अप्लाई करते हैं, वी अप्लाई दी वाटर ओवर दिस। जैसे आप वाटर अप्लाई करोगे कहाँ पर, सरफेस पे आएगा पानी, तो उसका सरफेस क्या कर जाएगा, कूल कर जाएगा। तो हमारे बार की जो कोर है वो अभी भी गर्म रहेगी, पर इसका सरफेस ड्रास्टिकली क्या कर जाएगा, कूल कर जाएगा। जैसे ही इसकी सरफेस या आउटर कोर कूल कर जाएगी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो उसकी आउटर कोर है वो हार्ड हो जाती है, और जो इनर कोर है वो अभी भी सॉफ्ट रहती है। इसकी आउटर कोर सडनली हार्ड हो जाती है, पर इनर कोर अभी भी क्या रहती है, कूल रहती है। अब इससे क्या जानकारी मिली, इससे जानकारी ये मिली कि टीएमटी बार टीएमटी बार की डक्टिलिटी माइल्ड स्टील जैसी है, पर स्ट्रेंथ एच वाई जैसी है। अब ऐसा कैसे हुआ कि स्ट्रेंथ एच वाई जैसी है, क्योंकि हमने पीछे बोला कि इसकी सारी प्रॉपर्टी एच वाई जैसी है। उसका रीजन ये है कि कोर अगर इसकी सॉफ्ट है, वो क्या इंपार्ट कर रही होती है, इसको डक्टिलिटी इंपार्ट कर रही होती है। पर इसकी जो आउटर सरफेस है वो क्या हो गई है, इसकी जो आउटर सरफेस है वो क्या हो गई है, सडनली कूल कर गई है, यानी वो हार्ड हो गई है। क्लियर चीज। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये जो रैपिड कूलिंग की वजह से आउटर कोर हार्ड हुई है, ये एक पर्टिकुलर डेप्थ तक होती है। इट टेक्स प्लेस अप टू अ पर्टिकुलर डेप्थ। और उस लेयर को क्या बोला जाता है, लो, इस लेयर को हम बोलते हैं मार्टेनसाइट केस या मार्टेनसाइट रिम, कुछ भी बोल सकते हो। स्लैश लगा के मैंने लिख दिया रिम। तो जो आपको भी डायग्राम में, कलर कौन सा है ये, लेट सपोज ब्राउन कलर है, तो डायग्राम में जो ब्राउन कलर की लेयर दिख रही है एक पर्टिकुलर थिकनेस की, उसको क्या बोला जाता है, मार्टेनसाइट रिम और मार्टेनसाइट केस। ये मार्टेनसाइट रिम या मार्टेनसाइट केस क्या है, कंपैरेटिवली हार्ड है, जो स्ट्रेंथ इंपार्ट कर रही होती है, विच इज इंपार्टिंग दी स्ट्रेंथ टू दी बार। और जो इसकी इनर कोर है वो क्या है, वो अभी भी सॉफ्ट है। अभी जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, जिसमें आपने हॉट रोल्ड बार के ऊपर सडनली पानी अप्लाई किया, इस प्रोसेस को बोला जाता है क्वेंचिंग। तो पहली स्टेज क्या है हमारी, क्वेंचिंग है। हॉट रोल्ड बार को लेके जाओ, वाटर स्प्रे सिस्टम के अंदर पानी अप्लाई करो, बाहर वाली जो कोर है वो सडनली कूल हो जाएगी, उसमें हार्डनेस इंपार्ट होगी, वो ज्यादा कंपैरेटिवली हार्ड हो जाएगी। प्रोसेस का नाम रखा क्विंचिंग। बाहर वाली लेयर का नाम क्या रखा, मार्टेनसाइट रिम। अब वो नाम पूछेगा आपसे कि भैया नाम बता दो बाहर वाली लेयर का, तो बाहर वाली लेयर का नाम बता दिया। ठीक है, एक और डायग्राम आया, वो भी बढ़िया डायग्राम है, वो भी दिखा दूंगा मैं आपको बाद में। अभी तो चलो ये ओपन कर रखा है।
तो भी इसी से डिस्कस करते हैं। तो हमारी पहली ऑपरेशन खत्म हुई, which is technically termed as quenching. Quenching में कोई पॉइंट रिपीट करना हो? क्लियर चीज? Now once the bar is out from this spray system, एक बार हमारा ये बार कहाँ से आ गया? स्प्रे सिस्टम से बाहर निकल के आ गया, यानी क्वेंचिंग जब खत्म हो गई, अब इसके बाद क्या होने देते हैं इसको? जो इनर कोर है वो तो कंपैरेटिवली गर्म है, आउटर कोर क्या हो गई है? आउटर कोर कंपैरेटिवली कूल हो गई है, यानी हार्डन्ड हो गई है। अब इसको हमने छोड़ दिया, देखो प्रोसेस का नाम क्या है? सेल्फ टेम्परिंग। जब मैंने इसको छोड़ दिया, इनर कोर हॉट है, आउटर लेयर कंपैरेटिवली कूल है, हीट कहां से कहां फ्लो करती है? हीट कहां से कहां फ्लो करती है? जैसे पानी का फ्लो पता है आपको, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वैसे मेरी हीट कहां से फ्लो करेगी? जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा टू जहां टेम्परेचर कम होगा। इसका मतलब अब हीट कहां से कहां फ्लो करने लग जाती है? हीट फ्लो करने लग जाती है मेरी इनर लेयर से आउटर लेयर की तरफ। तो इनर लेयर तो अभी भी गर्म है, आउटर लेयर ठंडी कर दिया आपने ड्रास्टिकली। तो हमारी जो हीट है वो फ्लो करती है इनर लेयर से आउटर लेयर की तरफ। जब ये हीट फ्लो करती है इनर लेयर से आउटर लेयर की तरफ, इट कॉजेज द टेम्परिंग ऑफ द आउटर लेयर। तो मेरी जो आउटर मार्टनसाइट की इस लेयर है वो क्या कर जाती है? टेम्परिंग कर जाती है। इसलिए इसका नाम क्या रखते हैं? इसलिए इसका नाम रख देते हैं सेल्फ टेम्परिंग। तो अपने आप हुआ है, हमने कुछ नहीं किया, अपने आप हीट फ्लो होने की वजह से हुआ है। एक बार ये सेल्फ टेम्परिंग ओवर हो जाती है, वंस दिस सेल्फ टेम्परिंग इज ओवर, नाउ द एंटायर बार इज अलाउड टू कूल नेचुरली। इसको हमने कूल होने दिया नेचुरली, नाम क्या रखा हुआ है? एटमॉस्फेरिक कूलिंग। इस एटमॉस्फेरिक कूलिंग की वजह से जो हमारी इनर लेयर है उसमें भी क्या आ जाती है? स्ट्रेंथ आ जाती है। इट ऑल्सो एक्वायर्स सी स्ट्रेंथ। और इस इनर लेयर को बोलते क्या है? नाम मिटा देता हूं। इनर लेयर को बोलते हैं फेराइट पैरालाइट कोर। जूम कर दिया इसको, ये रही। द इनर लेयर इज टर्म्ड एज फेराइट पैरालाइट कोर। अब वो लेयर्स का नाम ध्यान रखना है आपको, यू टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द लेयर्स। दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन जोन भी है। ट्रांजिशन जोन क्या सिग्निफाई करती है? कि छोटी सी थिकनेस में ड्रास्टिक चेंज इन टेम्परेचर है। ओवर अ स्मॉल थिकनेस देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन टेम्परेचर। तो इनर लेयर डक्टिलिटी इंपार्ट कर रही है, आउटर लेयर में स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा है, हार्डनेस कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो ये हमारे बार को रेजिस्टेंस बनाती है अगेंस्ट करोजन, अगेंस्ट टेम्परेचर। तो 3 लेयर निकल के आ गई यहाँ पे। अब एक और पिक्चर आई है, उसको देख लो, उसमें थोड़ी सी विजुअलाइजेशन बेटर है। देखो, तो 3 स्टेजेस में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। इन 3 स्टेजेस इट्स मैन्युफैक्चरिंग इज बीइंग कैरिड आउट। टेम्परिंग का मतलब क्या होता है? टेम्परिंग एक मेटलर्जिकल प्रोसेस है। इट इज अ टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट। सो टेम्परिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, जिसमें हम मेटल को हीट करते हैं और फिर कूल कराते हैं। मेटल को हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, फिर बाद में उसको कूल होने दिया जाता है। इसको टेम्परिंग बोला जाता है। बाय टेम्परिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल इज इंप्रूव्ड। तो वैसे ये चीज हम कैसे करते हैं? आर्टिफिशियली करते हैं। वैसे टेम्परिंग आर्टिफिशियली की जाती है, टेम्परिंग की जाती है स्टील की, टेम्परिंग करते हैं हम बाकी मेटल्स की भी। यहाँ पर टेम्परिंग कैसे हो रही है? नेचुरली हो रही है। टेम्परिंग इज टेकिंग प्लेस नेचुरली। नोट करो फटाफट। नोट कर लिया सबने? सो दिस कंप्लीट्स योर बेसिक एनालिसिस। ये आपकी बेसिक एनालिसिस कंप्लीट कर लेता है। अब जाके हमारा पहला यूनिट खत्म हुआ है। नाउ द फर्स्ट यूनिट इज फिनिश्ड।
Done. Previous slide. Slide 1. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एक लेयर मिसिंग थी फिगर में जो आप बोल रहे थे, उसको इंटरमीडिएट लेयर को ट्रांजिशन जोन बोला हुआ है ना इससे। दैट इंटरमीडिएट लेयर इज टर्म्ड एज ट्रांजिशन जोन। जैसे मैं बना के देता आपको डायग्राम के अंदर सेपरेटली। तो इनर लेयर डक्टिलिटी इंपार्ट करेगी, आउटर लेयर हार्डनेस इंपार्ट करेगी, रेजिस्टेंस अगेंस्ट करोजन और टेम्परेचर करेगी, और जो ट्रांजिशन लेयर है वो स्ट्रेंथ के लिए होती है, दैट इज फॉर स्ट्रेंथ। इसको या और किसी से भी रिलेट कर सकते हैं। बीएमसी में हमने टिम्बर किया था, टिम्बर के अंदर मैंने आपको ट्री का स्ट्रक्चर बताया था, उसमें हमने मैक्रो स्ट्रक्चर की बात करी थी। मैक्रो स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्रॉस सेक्शन काट के दिया था ट्रंक का, तो वहां पर भी सेम कहानी थी। देयर आल्सो द सेम प्रोसेस वर देयर। वो आउटर लेयर सैप की लेयर थी, इनर हमारा पिथ था, और फिर साथ में क्या थी, हार्टवुड थी। तो देन हार्टवुड वाज देयर, तो पिथ डिकम्पोज पोर्शन था, फिर हमारी हार्टवुड थी, वो स्ट्रेंथ इंपार्ट कर रही थी, और बाद में सैप प्रेजेंट थी। तो उससे भी रिलेट कर सकते हो, यू कैन रिलेट विद दैट आल्सो। तो जिन्होंने नहीं करी बीएमसी, हो सकता है वो रिलेट नहीं कर पाए, पर ये जानकारी आप टिम्बर से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, लिमिट स्टेट मेथड। So next of the point of reference is limit state method. तो अब डिजाइनिंग में एंटर कर जाते हैं। नाउ विल एंटर इनटू द डिजाइनिंग। अब ये एक टेक्निक है डिजाइन करने की आरसीसी स्ट्रक्चर को, जो कंपैरेटिवली नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हमारे पास डिजाइनिंग करने के। फर्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस विल बी टॉकिंग अबाउट इज लिमिट स्टेट। अब रीजन क्या है लिमिट स्टेट बताने का? सिंपल सा रीजन है, आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, और कोई रीजन नहीं है। कोई और तरीका पूछा जाता है तो वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिमम सवाल आपको लिमिट स्टेट के ऊपर मिलेंगे, तो लिमिट स्टेट की हम बात करेंगे। पर इसके अलावा भी टेक्निक से डिजाइनिंग करने की जो यूज होती है आज के टाइम पे, और ज्यादा इससे अच्छी भी है, बट स्टिल विल बी टॉकिंग अबाउट दिस लिमिट स्टेट मेथड। अब हर चीज जैसे बताइए नाम में लिखी हुई है, वैसे इसका नाम में डाला हुआ है, लिमिट स्टेट है ये। तो लिमिट स्टेट मेथड, इस मेथड में हम लिमिट स्टेट की बात करते हैं। अब क्या मतलब है इस लिमिट स्टेट का? द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर और एलिमेंट बिफोर द फेलियर अकर्स इज नोन एज लिमिट स्टेट। कहने का मतलब है हमारी जो एक्सेप्टेबल लिमिट है किसकी? सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी की। मतलब कहां तक आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि आपका स्ट्रक्चर सेफ है और सर्विसेबल है, किससे पहले? आपके स्ट्रक्चर या एलिमेंट के फेलियर से पहले। उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे? उस स्टेट को हम लिमिट स्टेट बोल देंगे। तो जो भी आप एक्सेप्टेबल लिमिट लेके चलते हो, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, आपने स्ट्रक्चर बनाया, उसमें डिफ्लेक्शन हो रही है, आप कितनी लिमिट तक ये डिफ्लेक्शन एक्सेप्ट कर सकते हो उसके फेलियर से पहले, इसको मैं क्या बोल दूंगा? आप कितनी लिमिट तक ये डिफ्लेक्शन एक्सेप्ट कर सकते हो फेलियर से पहले, मैं उसको लिमिट स्टेट बोल दूंगा। आई विल से लिमिट स्टेट। लेट अस सपोज आपके स्ट्रक्चर में वाइब्रेशन है, लेट अस सपोज आपके स्ट्रक्चर में वाइब्रेशन है, आप कितनी लिमिट तक ये वाइब्रेशन को एक्सेप्ट कर सकते हो फेलियर से पहले, मैं उसको क्या बोल दूंगा? लिमिट स्टेट बोल दूंगा। आपने स्ट्रक्चर के ऊपर लोड लगाया, आप कितनी लिमिट तक ये लोड की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकते हो फेलियर से पहले, मैं उसे क्या बोल दूंगा? मैं उसे लिमिट स्टेट बोल दूंगा। दैट विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज लिमिट स्टेट। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? अगर आपका स्ट्रक्चर लिमिट स्टेट पे पहुंच गया, इसका मतलब क्या हुआ? इफ अ स्ट्रक्चर हैज अचीव्ड लिमिट स्टेट, इट मींस व्हाट? नाउ इट कैन नॉट बी यूज्ड सैटिस्फैक्टरली इन फ्यूचर। तो आपकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट थी, अगर वहां तक मेरा स्ट्रक्चर पहुंच चुका है, इसका मतलब अब आप उसको क्या नहीं कर सकते? अब आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो पहला मेरा डिस्कशन तो किसके ऊपर था? इस लिमिट के स्टेट के ऊपर था। लिमिट स्टेट का मतलब क्या है? अब दो तरह की लिमिट स्टेट डिफाइन की हुई है हमारे कोड में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट व्हिच कैन बी अचीव्ड। एक लिमिट स्टेट ड्यू टू कोलैप्स और लिमिट स्टेट ड्यू टू सर्विसिबिलिटी।
तो दो तरह की लिमिट स्टेट है, यानी दो एक्सेप्टेबल लिमिट्स है आपकी, एक कोलैप्स की एक्सेप्टेबल लिमिट है और एक सर्विसिबिलिटी की एक्सेप्टेबल लिमिट है। कोलैप्स का तो मतलब समझ में ही आ रहा है कि आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स कर रहा है। अब आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स किस कारण की वजह से कर सकता है, किस कारण से कर सकता है? आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स कर सकता है बेंडिंग की वजह से, आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स कर सकता है कंप्रेशन की वजह से यानी डायरेक्ट लोडिंग की वजह से, आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स कर सकता है शेयर की वजह से, आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स कर सकता है टॉर्शन की वजह से। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हम किन किन पैरामीटर्स की बात करेंगे? हम बात करेंगे बेंडिंग की, हम बात करेंगे कंप्रेशन की, हम बात करेंगे शेयर की, हम बात करेंगे टॉर्शन की। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में क्या क्या इंक्लूडेड है? स्ट्रक्चर की वाइब्रेशन, स्ट्रक्चर के अंदर करोजन, स्ट्रक्चर के अंदर डिफ्लेक्शन, स्ट्रक्चर के अंदर क्रैकिंग। तो इससे हमारा स्ट्रक्चर क्या नहीं हो रहा, कोलैप्स नहीं हो रहा, पर वो सर्विसेबल नहीं है। अब जाओ, आरसीसी के पहले दिन में बताया था सर्विसिबिलिटी, अवर स्ट्रक्चर शुड बी सर्विसेबल थ्रू आउट द डिजाइन लाइफ। आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सर्विसेबल होना चाहिए पूरे डिजाइन लाइफ के लॉन्ग। सर्विसेबल होना चाहिए मतलब जिस काम के लिए आपने उसको बनाया वो काम उसको करके देना चाहिए, जिस काम के लिए आपने उसको बनाया वो काम उसको करके देना चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे? सर्विसेबल है। तो इस सर्विसिबिलिटी के अंदर कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड करा रखे हमने? डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन, देन क्रैकिंग एंड करोशन। तो अगर आपके स्ट्रक्चर के अंदर क्रैक आ जाएंगे, कोलैप्स नहीं हुआ है, क्रैक आ गए, आप उस स्ट्रक्चर को यूज नहीं करोगे, तो सर्विसेबल ही नहीं है वो स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज नॉट सर्विसेबल। और बहुत सारे एग्जांपल शुरू में दिए थे मैंने आपको, सेवरल एग्जांपल्स वर बीन गिवन। हमारी डिमांड फुलफिल करना चाहिए, हाँ हमारी डिमांड फुलफिल करना चाहिए। तो ये तो बेसिक जिस्ट दिया है आपको लिमिट स्टेट मेथड का। अब बेसिक जिस्ट ऑफ द लिमिट स्टेट मेथड इज बीइंग गिवन टू यू। सर्विसेबल मींस फिट फॉर यूज, ठीक है? तो नोट करो ये दो तीन पॉइंट। वी कैन से, बोल सकते हैं the acceptable limit for the acceptable limit for the acceptable limit for safety and serviceability, the acceptable limit for safety and serviceability requirement, the acceptable limit for safety and serviceability requirement, safety and serviceability requirement of a structure or element, of a structure or element before failure occurs is termed as limit state। तो पहले तो ये डिफाइन करके दिया भैया ये लिमिट स्टेट है क्या, is termed as limit state। So the acceptable limit for safety and serviceability requirement of a structure or element before the failure occurs is technically termed as limit state। इसको हम limit state बोल देते हैं। Next point of reference we'll say if a structure has achieved limit state, इसको क्या नहीं कर सकते, अब आप यूज नहीं कर सकते। If a structure has achieved limit state, it cannot be, if the structure has achieved limit state, it cannot be achieved limit state, it cannot be used, it cannot be used satisfactorily in future, it cannot be used satisfactorily in future। Next, limit state can be achieved जगह थोड़ी सी बनाओ लो, so it cannot be used satisfactorily in future। Next, limit state can be achieved, limit state can be achieved, limit state can be achieved due to collapse, और यहां पर भी नहीं आएगा, थोड़ी सी जगह बनाओ, ड्यू टू कोलैप्स और सर्विसिबिलिटी,
और serviceability. So limit state can be achieved due to collapse or serviceability. अब कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है? नेक्स्ट पॉइंट, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स. लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इंक्लूड्स, कौन कौन से पॉइंट बताए थे? तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इंक्लूड फ्लेक्चर, देन compression, then shear, torsion. तो ये हमारे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है. दीज आर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स. यहाँ जगह नहीं है, अगले पेज पे लिख रहा हूँ. लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी. लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी. Limit state of serviceability includes बेंडिंग का मतलब फ्लेक्चर ही है. इंक्लूड्स, यहाँ पर क्या क्या है? कैपिटल लिखे थे, कैपिटल लिखे थे. डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन, so deflection, vibration, cracking and corrosion. ये सारी चीजें इंक्लूडेड है किसके अंदर? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर. डन. चले, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. कौन कौन से मटेरियल यूज कर रहे हो आरसीसी में? कौन कौन से मटेरियल यूज कर रहे हो आरसीसी में? कंक्रीट है और स्टील है. ये चीजें हमने पहले चैप्टर में कंक्लूड कर लिया. तो ये कंक्लूजन तो हम पहले चैप्टर में निकाल के आ गए हैं और कंक्रीट और स्टील की प्रॉपर्टी भी निकाल ली है हमने सारी. पहला चैप्टर तो बेस ही उसके ऊपर था. अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? डिजाइन स्ट्रेंथ की. तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नाम में लिखा हुआ है. इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल व्हिच इज टू बी कंसीडर्ड फॉर डिजाइनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर. ये वो स्ट्रेंथ है मटेरियल की जो आप कंसीडर करोगे स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग के अंदर. ध्यान रखना, स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग के अंदर. इस बात को समझाने के लिए मैं वो एग्जांपल लेता हूं जो मैंने पीछे बता रखा है. लेट सपोज मेरा मटेरियल है कंक्रीट. डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितनी लोगे आप? तो पूरी कहानी बताई हुई है पीछे मैंने आपको डिटेल में. ये वो स्ट्रेंथ है मटेरियल की जो हम कंसीडर करते हैं स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग में. अगर मेरा मटेरियल क्या है? कंक्रीट है, तो मैं डिजाइन स्ट्रेंथ क्या लूंगा? व्हाट डिजाइन स्ट्रेंथ विल बी कंसीडर्ड? 0.67. बहुत बढ़िया. 0.67 FCK डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. इसमें FCK क्या है हमारी? इसमें FCK क्या है हमारी? कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है किसकी? इसमें FCK क्या है? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है किसकी? कंक्रीट की. कहां पर? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट की कहां पर? क्यूब में.
तो ध्यान रखना है, सारी छोटी छोटी बातें हैं, वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इनका रेलेवेंस कम होता जाएगा, पर सवाल पूछेगा इसके ऊपर। ये आपके सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 28 दिनों पे जो बोल रहे हो आप। क्लियर है चीज? फिर हमने बोला स्ट्रक्चर के अंदर आपको सारी कंडीशन जो आपने टेस्ट परफॉर्म किया उसके इक्विवेलेंट नहीं मिलेंगी, तो इसलिए हम क्या कंसीडर करते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ होगी वो 85% होगी, किसका? सिलेंडर की स्ट्रेंथ का। उसको क्यूब में कन्वर्ट किया तो अप्रोक्सीमेटली 0.67 निकल के आ गया था। तो 0.67 एफसी के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है किसकी? कंक्रीट की। पर कहां पर? 0.67 एफसी के कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, कहां पर? स्ट्रक्चर के अंदर। और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देंगे, तो आपको डिजाइन स्ट्रेंथ मिल जाएगी। खत्म कहानी। देखो सब कुछ बता रखा है पीछे मैंने। तो डिस्कशन तो पीछे कर रखी थी, बट क्योंकि टॉपिक यहाँ पर यूज होना है इसलिए दोबारा रिपीट कर दिया। So first point of reference, so we'll say this is the strength. This is the strength of the material. This is the strength of the material which is considered. Strength of the material which is considered. Strength of the material which is considered for designing of structure. Strength of the material which is considered for designing of structure. पहला उठाया मैंने किसको? कंक्रीट को। इसकी डिस्कशन भी करके दे दी। तो ये स्ट्रेंथ है मटेरियल की जो हम कंसीडर करेंगे स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग के अंदर। सो फॉर कंक्रीट डिजाइन स्ट्रेंथ विल बी हाउ मच? हम बोलेंगे फॉर कंक्रीट डिजाइन स्ट्रेंथ किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब अंडरस्टैंडेबल है ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किसकी है? ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मेरे स्ट्रक्चर की है, ध्यान रखना, ये क्यूब की मत उठा लेना। डिवाइड बाय व्हाट? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इससे पहले ऊपर डिफाइन किया है स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल व्हिच इज टू बी कंसीडर्ड फॉर डिजाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, नॉट फॉर योर क्यूब। तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो डिवाइड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कैसे लिख सकते हैं इसको? और दिस इज इक्वल टू 0.67 FCK, 0.67 FCK डिवाइड बाय हमारी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो डिवाइड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5। सो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 कितनी वैल्यू निकल के आती है? व्हाट द वैल्यू व्हिच इज कमिंग आउट? या फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिख दो, फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को 1.5 लिख दो, इस तरीके से नहीं लिखना। तो डिवाइड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसको मैंने गामा का नाम दे दिया। आगे बढ़े, गामा हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है विच इज इक्वल टू 1.5, which is equal to 1.5. Hence, design strength of concrete comes out to be how much? Hence, design strength of concrete is equal to 0.446 FCK rounded off to 0.45 FCK. आप यूज यही करोगे, पर साथ में आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल के दी हुई है ताकि क्लैरिटी रहे कि भैया क्या कर रहे हैं। 0.446 को राउंड ऑफ करके कितना कर देते हैं? 0.45 कर देते हैं। अब यहाँ पे सारी बातें अंडरस्टैंडेबल है। FCK कौन सी स्ट्रेंथ है? FCK इज विच स्ट्रेंथ? FCK हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है क्यूब की। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब इन लैब अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग। अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग, ये आपने लैब में टेस्ट परफॉर्म करके निकाला है। सारी कंडीशन कैसे रख के? सारी कंडीशन आइडियल रख के।
क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फिर हमने लिखा 0.67 FCK। ये क्या बना? ये बना हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये बना हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट की स्ट्रक्चर के अंदर। और जो हमारी 0.45 FCK है, ये क्या है? ये डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। ये डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। कहां पर? इन स्ट्रक्चर ओनली। और यही मेरा टॉपिक चल रहा था, क्लियर, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्लियर? अब बाकी सारी बातें आ गई, बात कर लिया उसके ऊपर। एक ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करनी है, जिसको मैंने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोला है। भैया पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को बोला, लॉजिक है उसके पीछे भी, करेंगे अभी आगे, दैट आई विल डिस्कस कि इसको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों बोला। बट द पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू बी डिस्कस्ड जस्ट नाउ इज कि यहाँ पर जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ये किसके ऊपर आपने लगाया है? ये मटेरियल की स्ट्रेंथ के ऊपर आपने लगाया है। लगा हुआ है पीछे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के ऊपर आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा रखी है यहाँ पे। सो दिस पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज बीइंग अप्लाइड ओवर द मटेरियल स्ट्रेंथ। आपने ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोडिंग के ऊपर नहीं लगाया। तो लिमिट स्टेट मेथड में मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोडिंग के ऊपर भी लगाऊंगा और स्ट्रेंथ के ऊपर भी लगाऊंगा। कहने का मतलब है लोड लग रहा है 10 न्यूटन, मैं बोलूंगा नहीं, लोड 10 न्यूटन नहीं, लोड 15 न्यूटन मानो। तो क्या किया आपने? अरे 1.5 से, अरे 1.5 ही आ गया क्या कोइंसिडेंटली? ये 15 निकाल लिया इन्होंने, 20। ये तो बोलेंगे सर 1.5 है वो भी। तो लोड लग रहा है आपका 10 न्यूटन, आप बोलोगे नहीं मैं 20 न्यूटन मानूंगा। क्या किया आपने? फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले ली कि अगर ये लोड बढ़ भी जाए, क्यों? क्योंकि प्रिडिक्शन ही तो करी है आपने, फ्यूचर में क्या लोड आएगा आपको थोड़ी ना पता है। तो मैंने इसके ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दी। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके ऊपर लगी? लोड के ऊपर लगी। फिर मेरा जो स्ट्रक्चर के अंदर कंक्रीट यूज हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, उसकी स्ट्रेंथ है 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप बोलोगे नहीं, इसकी स्ट्रेंथ तो मैं 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेके चलूंगा। आपने यहां पर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दी। तो आपने मटेरियल की स्ट्रेंथ एक्चुअल स्ट्रेंथ से कम मानी और आपने लोडिंग को एक्चुअल लोड से ज्यादा मान लिया। तो दोनों जगह फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगी है। तो इन इंडिविजुअल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को क्या बोलने लग जाते हैं? इन इंडिविजुअल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को बोलने लग जाते हैं हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो पहले तो वो नाम बताइए भैया क्यों पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा हमारा मटेरियल स्ट्रेंथ के ऊपर। क्लियर है? ये मटेरियल स्ट्रेंथ किसके अंदर आती है? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर आती है। तो इसका मतलब पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी व्हिच इज बीइंग अप्लाइड फॉर द मटेरियल स्ट्रेंथ इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, बट फॉर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाइड इज इन दी 1। तो वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 अप्लाई होती है। तो अगर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात करोगे, आप मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी मानोगे? आप मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी मानोगे? जब डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन, क्रैकिंग की बात करोगे तो मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी मानूंगा? जितनी है 0.67 FCK। अब आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई नहीं करोगे। पर जब कोलैप्स की बात करोगे, जब बेंडिंग की बात करोगे, कंप्रेशन की बात करोगे, शेयर की बात करोगे, टॉर्शन की बात करोगे, तब स्ट्रेंथ कितनी लेके चलोगे? 0.45 FCK। तो ध्यान रखना इस चीज का, आगे काम आएगी ये। तो सर्विसिबिलिटी के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 ले रखी है, पर कोलैप्स के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी ले रखी है? 1.5 ले रखी है। जब लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात करते हैं, हम चेक अप्लाई कर देते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर। तो आप बोलोगे सर वहां पर क्या स्ट्रेंथ में वेरिएशन नहीं आएगा? हाँ आ सकता है, पर वहां फिर हम चेक अप्लाई करते हैं किसके ऊपर? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर। स्ट्रेंथ का इंडिकेटर ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देयर वी अप्लाई द चेक। क्लियर है चीज? क्लियर है? तो इसको नोट करके बता देता हूँ क्या मतलब है। सो विल से कि यहाँ पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहाँ अप्लाई करी है? So we'll say here partial factor of safety for material strength, for material strength, for material strength is applied for limit state, for limit state of collapse, for limit state of collapse and for serviceability,
and for serviceability this factor of safety is taken as 1, ये 1 लिखा हुआ है तो उसको हाईलाइट कर दिया, is taken as 1 ब्रैकेट में डाल दिया, ये 1 है, is taken as 1 and in this case check is to be applied on modulus of elasticity and actual stress. तो यहाँ पर तो हम चेक ही लगा देते हैं कि एक्चुअल स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है. इनफैक्ट अगर IS 456 की बात करोगे, IS 456 रेकमेंड करता है यूज ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल स्ट्रेंथ. आपके स्ट्रक्चर की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है उसके बिहाफ पे आप क्या निकालो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालो और उसको किसी भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से रिड्यूस मत करो. कहने का मतलब ये है, जरा बताना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे निकाली थी आपने? How the modulus of elasticity is given by IS 456, 5000 रूट FCK, so 5000 स्क्वायर रूट ऑफ FCK. अब FCK क्या थी आपकी? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी. किसकी उठा लोगे आप? तो क्यूब की उठा लोगे. तो हमारा कोड क्या बोलता है, जब आप लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात करते हो, आप FCK की जगह क्या यूज करो? आप FCK की जगह क्या यूज करो? अपने स्ट्रक्चर की एक्चुअल स्ट्रेंथ यूज करो. ये नहीं 0.67 तो मान लेते हैं भैया, मानना नहीं है, स्ट्रक्चर की एक्चुअल स्ट्रेंथ यूज करो. तो हमारा कोड बोलता है कि जब आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल रहे हो तब तो आप स्ट्रक्चर की एक्चुअल स्ट्रेंथ यूज करो. और अगर मैंने स्ट्रक्चर की एक्चुअल स्ट्रेंथ यूज कर ली, मुझे क्या लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो मुझे इसलिए लगानी पड़ रही है क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग. तो ये पॉइंट भी अभी आगे मेंशन कर लूंगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों ली जाती है. तो IS 456 तो क्या रेकमेंड करता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए? सो IS 456 recommends use of modulus of elasticity based on actual strength and it shall not be reduced by any material factor of safety. आप इसको रिड्यूस नहीं करोगे किसी भी मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से. तो कहने का मतलब है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसमें लगेगी? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में, सर्विसिबिलिटी में नहीं लगेगी. एक्चुअल स्ट्रेंथ मतलब उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ना, हाँ एक्चुअल स्ट्रेंथ मतलब उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ जिसमें हमारा मटेरियल फेल हो जाए, एट विच द मटेरियल इज फेल्ड. तो ये जो डिजाइन स्ट्रेंथ आ गई किसकी? कंक्रीट की. दिस इज द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. अगर हम बात करें स्टील की, कैसे लिखा था? बी. इसकी भी डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होगी? सेम, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइड बाय व्हाट? So we'll say for steel, design strength is equal to characteristic strength. सेम और डिफरेंट? बेटा अभी एक्सप्लेन किया तो था शुरू में, यहाँ पे डिस्कशन ही मैंने इसकी करी थी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों बोलते हैं इसे. कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी. पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो हम स्टील के अंदर आ गए. कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज हाउ मच? कितनी लेते हैं स्टील के अंदर? लास्ट टॉपिक हमारा डिस्कशन का था.
अगर हमारा माइल्ड स्टील है, इट विल बी टेकन एज हाउ मच? 0.87 कहाँ से आ गई भाई? रटी हुई चीजें मत बोलो, अभी कल बता के आया हूँ। Fe250 है, इट विल बी टेकन एज व्हाट? इट विल बी टेकन एज यील्ड स्ट्रेंथ। तो माइल्ड स्टील के लिए यील्ड स्ट्रेंथ ही मेरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, और Fe415 है, 500 है, उसके लिए हम क्या लेके चलते हैं? स्ट्रेंथ करस्पॉन्डिंग टू प्रूफ स्ट्रेन ऑफ 0.2%। ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 0.87 लगा दिया डायरेक्टली, तो डिवाइड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो डिवाइड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सो गामा इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारी। हियर इट इज टेकन एज 1.15, यहाँ पे इसकी 1.15 वैल्यू है, हेंस करो 1.15 से डिवाइड इसको। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, हेंस डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज इक्वल टू 0.87 FI। जैसे यहाँ पर कितनी थी, कहाँ आ गई? ये तो मेन चीज है ना, इसको डब्बा बना के लिख दो। 0.45 FC के स्टील की डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी है? 0.87 FI है। तो इसमें FI क्या है हमारी? व्हाट इज FI हियर? ये FI क्या हुआ? ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है स्टील बार की, किसके अंदर? टेंशन के अंदर। कहां पर? लैब में। तो जैसे पीछे क्यूब की स्ट्रेंथ निकाली थी लैब में, यहाँ पे हमने बार की स्ट्रेंथ निकाली हुई है लैब के अंदर। तो हम बोल सकते हैं FI क्या है? ऐसे लिखा था ना पीछे भी। सो FI is characteristic strength. FI is characteristic strength of steel bar in tension in lab. Clear? Next, तो 0.87 FI क्या हुआ? 0.87 FI हुआ characteristic strength of steel bar in tension. Where? In tension in factory. तो ये लैब में है, ये फैक्ट्री में है, ध्यान रखना। वहां पे कंक्रीट की स्ट्रेंथ किसमें थी हमारी? स्ट्रक्चर के अंदर थी। क्यों? कास्टिंग आपने स्ट्रक्चर की करी थी, या कास्टिंग नहीं हो रही है स्टील की। ये फैक्ट्री में जब आप उसको लेके आ गए, लैब में आपने टेस्ट परफॉर्म किया, जब उसको फैक्ट्री में लेके आ गए, तब उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 0.87 FI है। तो फर्क है दोनों के अंदर, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। नाउ द पॉइंट इज, ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों अप्लाई करते हैं? व्हाई दिस पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज टू बी अप्लाइड? पीछे बताया भी था आपको। अभी किसके ऊपर चल रही है? स्ट्रेंथ के ऊपर ही चल रही है, लोडिंग के ऊपर भी आएगी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसलिए इनका नाम भी हमने पार्शियल रखा हुआ है, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्ट्रेंथ पे भी लगी हुई है और लोडिंग के ऊपर भी लगी हुई है। अभी हमारे स्ट्रेंथ की बात चल रही है। सो ये जो वैल्यू है आपके पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, इसको क्या क्या इंक्लूड करना है? मतलब ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने क्यों लगाई? ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने इसलिए लगाई क्योंकि आपने जो स्ट्रेंथ माली मटेरियल की, उससे डेविएशन मिलेगी एक्चुअल स्ट्रेंथ की। ऑब्वियसली बात है, हमने जो टेस्ट करते हैं आइडियल कंडीशन है, स्ट्रक्चर में आइडियल कंडीशन नहीं होगी। तो हमने जो स्ट्रेंथ मानी उससे एक्चुअल स्ट्रेंथ डेविएट कर जाएगी, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी आती है। क्लियर है? नेक्स्ट, आप जो कैलकुलेशन करने के लिए डायमेंशन यूज करोगे स्ट्रक्चर के, एक्चुअल में उसी डायमेंशन का स्ट्रक्चर बने, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं अभी आगे डिजाइनिंग करूंगा, बीम की साइज आएगी 200 mm बाय 200 mm, बना के दिखा देना 200 mm बाय 200 mm की बीम। तो आप जो कैलकुलेशन के लिए डायमेंशंस कंसीडर करते हो, एग्जैक्टली वही डायमेंशन फील्ड में मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब वहां पर भी डेविएशन आती है। उसको अकोमोडेट करने के लिए हम क्या करते हैं? लेट अस सपोज अगर साइज 0.0001% भी कम हो जाए, अगर मेंबर का साइज कम हुआ, कमेंट अपॉन दी स्ट्रेस। अगर मेंबर का साइज छोटा हो गया, आपका स्ट्रेस तो बढ़ गया ना, योर स्ट्रेस इज इंक्रीज। तो उसको अकोमोडेट करने के लिए हमने क्या किया? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा। सेकंड, आपका जो कैलकुलेशन का प्रोसीजर है, यानी लिमिट स्टेट थ्योरी है जो, या उसमें भी तो अजम्पशंस होंगे। तो उन अजम्पशंस को अकाउंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं। तो हमारी जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है, इन सारी चीजों को इंक्लूड करती है। इट इंक्लूड्स ऑल दीस पॉइंट्स दैट आई हैव डिस्कस्ड। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमारे कंक्रीट की पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा थी किससे? स्टील से, व्हिच इज ऑब्वियस। क्यों?
क्योंकि स्टील के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल कंपैरेटिवली ज्यादा है देन कंक्रीट। कंक्रीट साइड पे मैन्युफैक्चर होता है, स्टील फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होती है, तो स्टील की क्वालिटी कंट्रोल ज्यादा स्ट्रिंजेंट है देन दैट ऑफ द कंक्रीट। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी क्या कर रखी है हमने, चेंज कर रखी है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज आल्सो बीन चेंज्ड। क्लियर सारे पॉइंट्स? तो ये सारे सिग्निफिकेंट पॉइंट्स बताएं आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में, नोट कर लो। सो वी कैन से द वैल्यू ऑफ partial factor of safety, the value of partial factor of safety for material strength, partial factor of safety for material strength should account for following parameters, कौन कौन से पैरामीटर है? possibility of deviation of strength of material. Next, possibility of deviation of sectional dimension. Next, accuracy of कैलकुलेशन प्रोसीजर, जो भी आपने प्रोसेस यूज किया उसकी एक्यूरेसी कितनी है। और लास्ट है हमारा रिस्क ऑफ लाइफ, एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि रिस्क है लाइफ का, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा रखी है हमने स्ट्रेंथ के ऊपर। जितनी स्ट्रेंथ थी उससे कम स्ट्रेंथ मान ली हमने मटेरियल की, कंक्रीट में ज्यादा कम मानी, क्यों? इसे में कंटिन्यूएशन में ये नोट, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी is higher for concrete than steel, 1.15। ये भी ऑब्जेक्टिव है आपका, then steel। why? as quality control of concrete is inferior than steel, than steel। जो क्वालिटी कंट्रोल है वो इंफीरियर है किससे? स्टील से। नोट करो ये सारे पॉइंट। प्रीवियस स्लाइड। डन। एक और जानकारी जो फिर से हमें पता है, स्टील के अंदर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ कौन सी ले रखी थी? फॉर द स्ट्रेंथ, लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, स्टील में आपने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किसको लिया था? स्टील में आपने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यील्ड स्ट्रेंथ को लिया था, पर कंक्रीट में आपने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किसको ले रखा है? पर कंक्रीट में आपने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किसको ले रखा है?
अल्टीमेट स्ट्रेंथ को ले रखा है। तो ये मेरा लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जो कल भी मैंने बता दिया था, which I have discussed yesterday also. So we'll say ultimate strength of concrete is considered as what? Is considered as characteristic strength. Is considered as characteristic strength. But yield strength of steel is considered as, यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्यों नहीं कंसीडर करते कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को, उसका रीजन बता रहा हूं। बट yield strength of steel is considered as characteristic strength. Is considered as characteristic strength. Is considered as characteristic strength. Why? As ultimate strength, ये डायग्राम के फॉर्म में ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। As ultimate strength is obtained, as ultimate strength is obtained, as ultimate strength is obtained, ultimate strength is obtained at very high value of strain, at very high value of strain, which is not possible, which is not possible in engineering structures, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होता इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, ये मैं आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से बता रहा हूँ। पहली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मेरी कंक्रीट की है और दूसरी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मेरी स्टील की है। स्केल श्रिंक्ड है थोड़ी सी, ऑब्वियसली होगी, दो डायग्राम बना रहा हूँ। ये कंक्रीट के लिए है, ये स्टील के लिए है, और दोनों हमने कल डिस्कस की हुई हैं। तो ये हमारा स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस पे हमारी स्ट्रेन की वैल्यू है, ये हमारी स्ट्रेन की वैल्यू है। तो कंक्रीट के लिए हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये है, दिस इज अवर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो आपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ को ही क्या माना हुआ है, स्ट्रेन वैल्यू कितनी ली थी 0.002, आपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ को ही क्या माना हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ माना हुआ है। पर स्टील में ऐसा नहीं किया हमने। स्टील में ऐसा क्यों नहीं किया, स्टील की कहानी ये थी, स्टील में हमने यील्ड स्ट्रेंथ को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ माना हुआ है। ये हमारे स्टील की कर्व थी, दिस वाज द कर्व फॉर द स्टील। हमने यहाँ पर यील्ड स्ट्रेंथ को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ माना हुआ है, यही थी लोअर यील्ड पॉइंट, दिस वाज द लोअर यील्ड पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने एफ वाई को क्या माना है, एफ सी के माना है। क्यों किया ऐसा, क्योंकि अगर मैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ को मान लेता कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, माना नहीं है ये जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है ये तो बहुत बड़ी वैल्यू ऑफ स्ट्रेन पे आती है, 0.1, फेलियर पे बता रहा कि थी 0.25, ये मैंने अल्टीमेट पे आपको बताई है, ये मैंने आपको अल्टीमेट पे बताई है। तो एफ यू इज नॉट इक्वल टू एफ सी के, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे भैया स्ट्रेन की वैल्यू बहुत ज्यादा निकल के आती है, और इतना स्ट्रेन हमारे कभी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में मिलता ही नहीं है। तो इसलिए फर्क है दोनों के अंदर। तो कल दोनों बातें अलग अलग बताई थी, आज दोनों को क्लब करके एक साथ बताया आपको ताकि कंपैरिजन कर पाओ, सो दैट यू आर एबल टू कंपेयर इट। तो हमारे कंक्रीट की जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ही है, और हमारे स्टील में जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो यील्ड स्ट्रेंथ है। बाकी डिजाइन स्ट्रेंथ तो पीछे बताई थी मैंने आपको। डिजाइन स्ट्रेंथ निकालने के लिए आप पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाओगे, यू विल अप्लाई द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसी के पॉइंट पीछे लिखा है मैंने, द सेम पॉइंट आई हैव रिटन हियर। डायग्राम वाली स्लाइड,
क्लियर है? चलो आज के लिए सफिशिएंट है इतना, बाकी कल करते हैं। थैंक यू।